हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फोकस जस्ट टारगेट। चलिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं बायोलॉजी का एक चैप्टर जो साइंस से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है बायोलॉजी से। तो आज हम लोग बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों कि आखिर बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी से जितने भी सारे जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंट्रोडक्शन से, आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का विषय है बायोलॉजी। ठीक है, ये बायोलॉजी जीव विज्ञान इसको कह सकते हैं, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, जीव विज्ञान। ये बायोलॉजी तो बायो का अर्थ क्या होता है, इस बायो का अर्थ होता है दोस्तों लिविंग, यानी हम इसको कह सकते हैं सजीव। लिविंग का अर्थ होता है दोस्तों सजीव। और अगर लॉजी का अर्थ होता है, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी कि टू स्टडी। लॉजी का अर्थ होता है टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, लिविंग्स और स्टडी को, तो सम्मिलित रूप से क्या बन जाते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग, यानी सजीवों का अध्ययन करना। किसका, लिविंग के बारे में अध्ययन करेंगे बायोलॉजी में, किसके बारे में पढ़ेंगे, सजीवों के बारे में। इसको हम कह सकते हैं सजीवों के बारे में अध्ययन करना, सजीवों के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े। बायोलॉजी ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, बायो और लॉजी। बायो का अर्थ होता है लिविंग यानी सजीव, और लॉजी का अर्थ होता है टू स्टडी यानी अध्ययन। तो किसका अध्ययन करेंगे बायोलॉजी में, हम लोग सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी का परिभाषा अगर पूछा जाए तो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सिर्फ हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, उसी को कह सकते हैं जीव विज्ञान। चलिए दोस्तों, ये बायोलॉजी जो शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है, ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोलॉजी जो शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है। ठीक है, ग्रीक भाषा से। चलिए इतने सारे हम लोग समझ गए। और किसके बारे में अध्ययन करें, सजीव। तो आखिर सजीव है क्या, आखिर हम सजीव किसको बोलेंगे, सजीव का गुण क्या होना चाहिए। क्या अगर हम इस मार्कर को बोलेंगे क्या ये सजीव है, जी नहीं दोस्तों, ये सजीव नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, चलिए देखते हैं आखिर इसका गुण क्या क्या होता है, करैक्टर क्या क्या होते हैं। देखिए सजीव, इस सजीव के बारे में जानते हैं। तो सजीव में पहला करैक्टर होना चाहिए न्यूट्रिशन का दोस्तों। कोई भी सजीव है तो वो क्या कर सकते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन कर सकते हैं, उन्हें पोषण कर सकते हैं। और उससे पहले क्या होना चाहिए, सजीव का मेन गुण क्या होना चाहिए, सेल का बना होना चाहिए, कोशिका का बना होना चाहिए। ये भी जान लीजिए, ये कोशिका अगर है तो क्या है, सजीव है। और कोशिका नहीं है तो ये सजीव नहीं है। ठीक, तो अगर कोशिका जितना भी हम पढ़ रहे हैं सजीव, तो कोशिका से चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, तो जानते हैं। देखिए, तो पहला गुण क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की प्रक्रिया होना चाहिए दोस्तों। कोई भी अगर एनिमल अगर पोषण करते हैं, ठीक है, तो क्या करते, पोषण करने के बाद क्या होना चाहिए, डाइजेशन यानी पाचन। तो सेकंड कैरेक्टर क्या होना चाहिए, डाइजेशन होना चाहिए दोस्तों, यानी कि इसको हम कह सकते हैं पाचन की प्रक्रिया होना चाहिए। तीसरा कैरेक्टर क्या होना चाहिए, जितना भी वेस्ट मटेरियल है, डाइजेशन करने के बाद जितना भी सारे वेस्ट मटेरियल बनते हैं शरीर में, उसको एक्सक्रीट आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सक्रीशन उसको बोल सकते हैं, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन की प्रक्रिया होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रक्रिया ने विकास और वृद्धि, इसको कह सकते हैं विकास और वृद्धि। उसके बाद क्या गुण होना चाहिए दोस्तों, मूवमेंट का गुण होना चाहिए, यानी कि चलना फिरना। मूवमेंट को हम बोल सकते हैं हिंदी में चलना फिरना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद
चलना फिरना के बाद उसके बाद क्या होना चाहिए, रिप्रोडक्शन का गुण होना चाहिए, रिप्रोडक्शन का गुण होना चाहिए, रिप्रोडक्शन का गुण, यानी इसको हम कह सकते हैं जनन। जनन क्या है, अपने जैसे संतति, अपने जैसे क्या बोलते हैं, जनन क्या है, अपने जैसे शिशुओं को जन्म देना, उसी को कह सकते हैं जनन। ठीक है, तो सजीव का गुण क्या क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन की प्रोसेस होना चाहिए, डाइजेशन की प्रोसेस होना चाहिए, एक्रीशन की प्रोसेस होना चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मूवमेंट और रिस्पिरेशन। लेकिन मूवमेंट सिर्फ किसमें होते हैं, एनिमल में ही होते हैं, यानी जीव जंतु और मनुष्य में होते हैं, लेकिन पेड़ पौधे में नहीं होते। पेड़ पौधे सिर्फ क्या होते हैं, उसका पत्तियाँ हिलती है, लेकिन मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल सकती, वो अपवाद में रखा गया। ठीक है, लेकिन बाकी जितने भी सारे प्रोसेस होते हैं प्लांट में भी होते हैं। चलिए यहाँ तक समझ गए, क्या क्या समझे। बायोलॉजी, इसको हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी किन शब्दों से लिया गया है, किन भाषा से लिया गया है, ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, बायोलॉजी का अर्थ होता है सजीवों का अध्ययन। आखिर सजीवों का अध्ययन तो किसके बारे में अध्ययन करते हैं, सजीव, बायोलॉजी में सजीव के बारे में पढ़ते हैं। आखिर सजीव बोलेंगे किसको दोस्तों, आखिर सजीव का गुण क्या क्या होना चाहिए। सजीव का गुण देख लेते हैं, न्यूट्रिशन की प्रक्रिया होना चाहिए, डाइजेशन की प्रक्रिया होना चाहिए, एक्सक्रीशन की प्रक्रिया होना चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रक्रिया होना चाहिए, मूवमेंट की प्रक्रिया होना चाहिए, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होना चाहिए। आखिर न्यूट्रिशन है क्या, डाइजेशन है क्या, एक्सक्रीशन है क्या, इसको भी धीरे धीरे समझेंगे। चलिए, न्यूट्रिशन जो हम लोग भोजन लेते हैं मुख द्वारा, उसी को हम लोग क्या करते हैं, कह सकते हैं उसको पोषण, समझ गए। उसके बाद डाइजेशन, तो जितने भी सारे हम लोग पदार्थ लिए, भोज्य पदार्थ, उसके छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देना। ठीक है, ब्रेक डाउन करना भोजन का, और उसी को कह सकते हैं हम पाचन। ठीक है, पाचन करने के बाद क्या होते हैं, जितने भी सारे वेस्ट मटेरियल बनते हैं शरीर में, उसको क्या निकालना, बाहर निकालना, उसी को क्या कह सकते हैं, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। इतने सारे प्रोसेस होने के, तीन जब प्रोसेस होने के बाद, न्यूट्रिशन, डाइजेशन और एक्सक्रीशन, ये तीनों प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, शरीर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। अगर इतना छोटा अगर शिशु अगर बच्चा रहे तो क्या आज उतना ही बड़ा रहेंगे, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, ग्रोथ होते हैं, उसको सारे न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, डाइजेशन होता है, एक्सक्रीट आउट होते हैं, इतने सारे प्रोसेस होते हैं, तभी वो क्या होता है, ग्रोथ होते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। ठीक, उसके बाद क्या होता है, मूवमेंट होते हैं दोस्तों, मतलब चलना फिरना, लेकिन प्लांट में बताएं कि वो मूवमेंट नहीं होते। और रिप्रोडक्शन यानी जनन, इतने सारे प्रोसेस होना चाहिए, प्रक्रिया होना चाहिए। ठीक है, एक तभी उसको हम कह सकते हैं कि ये एक सजीव का गुण या सजीव का दर्जा दिया जाता है, नहीं तो इतने सारे प्रोसेस अगर नहीं रहने पर उसको हम सजीव नहीं कह सकते। चलिए यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब फिर हम सजीव को कितने जगतों में बांटा गया। ठीक है, सजीव के बारे में आप थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, ये जो सजीव, ये जो लिविंग है, ठीक है, लिविंग यानी इसको कह सकते हैं सजीव। सबसे पहले सजीव को दो जगतों में बांटा गया था दोस्तों। ठीक है, दो जगतों में बांटा गया। किन किन दो जगतों में बांटा गया, एक होता प्लांट जगत, यानी प्लांट किंगडम, एक है एनिमल। इन दो जगतों में बांट दिया गया। किसने बांटा था, कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, एक वैज्ञानिक है जो है कैरोलस लिनियस। ठीक है, वही वर्गीकृत किए थे। प्लांट को हम पादप बोल सकते हैं और एनिमल को जंतु। इन दो जगतों में बांट दिया गया। तो किसने बांटा था, कैरोलस लिनियस, ठीक है, और कैरोलस लिनियस ने ही एक बुक लिखा था दोस्तों, वो है सिस्टेमा नेचर। ठीक है, बुक का नाम है सिस्टेमा नेचर, सिस्टेमा। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, ये बुक लिखा सिस्टेमा नेचर, कैरोलस लिनियस, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी है क्या, देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन, स्टडी
स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण का अध्ययन को क्या कहते हैं? वर्गीकरण का अध्ययन, लिख देते हैं वर्गीकरण का अध्ययन। वर्गीकरण के अध्ययन को क्या बोल सकते हैं? टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, ठीक है। आप फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं? कैरोलस लिनियस को। यहाँ पर लिख देते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये भी बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए पॉइंट ऑफ बना के हम लिख देते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है दोस्तों? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस, ठीक है। और कैरोलस लिनियस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ नोमेनक्लेचर। इसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ नोमेनक्लेचर, फादर ऑफ नोमेनक्लेचर, क्लेचर यानी कि नाम पद्धति। नाम पद्धति, आखिर नाम पद्धति क्या है? ये द्विजगत प्रणाली में जो हम लोग जैसे होमो सेपियंस, तो होमो वंश का नाम और सेपियंस जाति का नाम है, तो यही वैज्ञानिक नाम दिए थे, ठीक है। जितने भी सारे प्रजाति है, तो यही क्या इसका बहुत बड़ा योगदान थे दोस्तों कैरोलस लिनियस के, ठीक है। आज जितना भी नोमेनक्लेचर दिख रहे हैं, जितने भी साइंटिफिक नाम दिख रहे हैं, सब कैरोलस लिनियस का ही देन है। तो ये कौन सा बुक कैरोलस लिनियस ने कौन सा बुक लिखा था? सिस्टम एंड नेचर, ये भी पूछा जाता है। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी टैक्सोनॉमी का जो फादर किसको कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। और टैक्सोनॉमी है क्या? टैक्सोनॉमी कहा जाता है वर्गीकरण, जो वर्गीकृत किया, दो जगत में बांट दिया, इसी को वर्गीकरण कहा जाता है। दो जगत में वर्गीकृत कर दिया, सजीव को दो जगत में किया, एक प्लांट और एक एनिमल, तो दो जगत में वर्गीकृत कर दिया। तो वर्गीकृत को क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी। तो उसी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी, ठीक है। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकरण का अध्ययन। और कैरोलस लिनियस को बोल दिया फादर ऑफ नोमेनक्लेचर। इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर नहीं जाएंगे क्वेश्चन आपका। अब चलिए, जिस प्रकार सजीवों को दो भागों में बांट दिया गया, उसी प्रकार बायोलॉजी को भी दो भागों में बांट दिया गया है। चलिए देखते हैं। अब बायोलॉजी के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए बायोलॉजी, इन बायोलॉजी को दो जगतों में बांट दिया गया। इसके भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला पार्ट क्या होता है? पहला एक होता प्लांट, एक होता है एनिमल, ठीक। तो प्लांट को हम कह सकते हैं, इसको बायोलॉजी, ये बायोलॉजी बोल रहे हैं, बोटनी, ठीक है, इसको याद रखें, बोटनी। और एनिमल को हम कह सकते हैं जूलॉजी, ठीक है। किन दो भागों में बांट दिया? प्लांट वाला जितने भी सारे प्लांट आते हैं उसको क्या बोलते हैं? बोटनी। और जितने भी सारे एनिमल आते हैं उसको हम जूलॉजी। तो बॉटनी किसको बोला? प्लांट के स्टडी को। प्लांट स्टडी ऑफ प्लांट को क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट। यहाँ पर लिख देते हैं बॉटनी। पादपों का अध्ययन, पादपों का अध्ययन, पादपों का अध्ययन को क्या कर सकते हैं? बॉटनी, ठीक। और स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल, इसको क्या कर सकते हैं? जूलॉजी, ठीक है। यानी कि जंतुओं का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन। देखिए
बायोलॉजी है, इनको दो भागों में बांट दिया गया, एक बॉटनी एक जूलॉजी। तो बॉटनी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट, यानी कि पादपों का अध्ययन, जो पादप के पेड़ पौधे के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको क्या कर सकते हैं? बॉटनी। और हम जो जीव जंतु के बारे में अध्ययन कर सकते हैं उसको क्या कर सकते हैं? जूलॉजी, यानी जंतुओं का अध्ययन। आखिर ये बायोलॉजी शब्द आखिर दिया किसने, कौन सा वैज्ञानिक ने दिए? इस वैज्ञानिक का नाम था लेमार्क और ट्रेविरेनस। ये दो वैज्ञानिक थे, लेमार्क और ट्रेविरेनस। लेमार्क और ट्रेविरेनस। ठीक, इन दो वैज्ञानिक, इसको शॉर्ट में LNT लिख सकते हैं। ये बायोलॉजी शब्द आखिर ये जो दिया किसने, ये शब्द लेमार्क और ट्रेविरेनस, ये दो वैज्ञानिक थे, इसी ने दिए थे। ठीक है, और ये क्या बताएं, बायोलॉजी किसके भाषा है? ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। इसको भी दो भागों में बांट दिया, बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, और बायोलॉजी का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? देख लीजिए, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है दोस्तों? अरस्तु। ठीक है, और अरस्तु ने बायोलॉजी का आखिर पिता कहा जाता है। ठीक है, और जीव विज्ञान का, जंतु विज्ञान का भी पिता इसी को कहा जाता है, जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है? अरस्तु को ही कहा जाता है। यानी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जा सकता है? अरस्तु। और क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान का पिता और जंतु विज्ञान का पिता किसको कहा जा सकता है? अरस्तु को ही। यानी जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान ये दोनों का ही पिता कौन है? अरस्तु। चलिए, और हम बात करते हैं अब बॉटनी के। ठीक है, यानी पादप विज्ञान के। अब पादप विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जा सकता है? फादर ऑफ बॉटनी किसको कहते हैं? यानी पादप विज्ञान का पिता, पादप विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। पादप विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। क्यों कहा जाता है थियोफ्रेस्टस पादप विज्ञान का पिता? देखिए, ये एक बुक लिखे थे दोस्तों। कौन सा बुक? द हिस्टोरिया ऑफ प्लेंटिरम, द हिस्टोरिया ऑफ प्लेंटिरम। कौन सा बुक लिखा था दोस्तों? द हिस्टोरिया ऑफ प्लेंटिरम। ये भी बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कौन सा बुक लिखा था? द हिस्टोरिया ऑफ प्लेंटिरम। इस बुक के अंदर आखिर क्या है? इस बुक के अंदर क्या लिखे थे दोस्तों? 500 प्लांट के साइंटिफिक नाम। ठीक है, इसका नेचर के बारे में दिया है। 500 प्लांट्स के बारे में जिक्र किया है इसी बुक में, द हिस्टोरिया ऑफ प्लेंटिरम। इसीलिए कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी। यहाँ तक समझ गए हम लोग कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? अरस्तु को। फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है? अरस्तु को। फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी क्यों कहा गया? क्योंकि एक इसने बुक लिखे थे दोस्तों, द हिस्टोरिया ऑफ प्लेंटिरम। द हिस्टोरिया ऑफ प्लेंटिरम में क्या था, किसके बारे में जिक्र? तो 500 प्लांट्स के बारे में जिक्र किया हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी। आप जूलॉजी के बारे में देख लेते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। हमने अभी बताएं अरस्तु। आखिर अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी क्यों कहा गया? क्योंकि ये भी एक बुक लिखी थी दोस्तों। कौन सा बुक?
द हिस्टोरिया ऑफ एनिमलियम। ठीक है, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमलियम। इस बुक के अंदर किसके बारे में जिक्र क्या है? 500 एनिमल्स के बारे में, 500 एनिमल्स के बारे में जिक्र क्या है इसी बुक में, इसीलिए इसको कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। समझ गए इतना दूर? क्या क्या बताएं? फादर ऑफ बॉटनी किसको? थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। ठीक है, ये कौन सा बुक लिखा था? द हिस्टोरी ऑफ एनिमलियम। देखिए इसको याद कैसे कर सकते हैं? प्लांट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको प्लेंटीरम, प्लांट से जुड़ा हुआ है, प्लांट में ये बुक लिखा था प्लांट के बारे में, इसीलिए प्लेंटीरम। इसमें एनिमल के बारे में अध्ययन किया हुआ है, इसीलिए इसका एनिमलियम। ठीक, इतना दूर हम लोग समझ गए। और अब हम चर्चा करेंगे, फर्स्ट चैप्टर मेरा रहेगा सेल यानी कोशिका से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो कोशिका के चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, उससे जुड़े जितने भी सारे प्रश्न बनेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। चलिए।